आपके लिए एक्टिंग क्या है? दरअसल अगर वैसे देखें मेरे लिए एक्टिंग क्या है, तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो टेलीविज़न से हमारा वास्ता तब पड़ा जब हम मेरठ से इधर माइग्रेट हुए एक एक करके। फादर पहले से थे दिल्ली में। तो घर पे टीवी तो था नहीं, तो मार्केट में टीवी की दुकान पे खड़े होकर देखते रहते थे ये क्या है। और अनभिज्ञता इतनी थी कि कुछ, क्योंकि अब एक डिफरेंट सेटअप से डिफरेंट सेटअप में आए थे, तो सोच समझ एजुकेशन बिल्कुल हिंदी मीडियम से थी। और शहरीकरण, क्योंकि हम मेरठ शहर में भी नहीं रहते थे, उसके पास एक कस्बा है, हालांकि उसमें भी सारी चीज़ें थी फैसिलिटीज, बीडीओ ऑफिस और ये सब जो होता है, कॉलेज भी था वहाँ है। तो टेलीविज़न से एक अट्रैक्शन। फिर जब पिताजी को ये लगा कि बच्चे सब आ गए हैं अब घर में, टीवी तो ब्लैक एंड वाइट जो टेक्सला का टीवी था वो आ गया, और हम दूरदर्शन का 2 घंटे का जो टेलीकास्ट आता था वो देखते रहते थे, चाहे उस पर कुछ भी आता था वो अच्छा लगता है। तो वहाँ से थोड़ा रुझान, पता नहीं क्या अंदर से उस तरफ। तो स्कूल में कुछ परफॉर्मेंस करने का मौका मिल गया, वहाँ से फिर मंडी हाउस जाने का मौका मिल गया। तो तब मुझे लगा कि ये मुझे ये करना है। तब तक ये था कि भाई जो फैमिली बिजनेस है वही करेंगे, कुछ भी ठेकेदारी या कारपेंट्री या जो भी है। तो उस अट्रैक्शन में बहते 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 मंडी हाउस का रास्ता मिला, और वहाँ से जब वो मिल गया रास्ता, तो वो तो हब है इतना बड़ा, चारों तरफ है, मतलब इधर श्री राम सेंटर है, उधर एनएसडी है, उधर पीछे कमानी है, और परफॉर्मिंग आर्ट्स के सेंटर्स हैं बहुत सारे, भारतीय कला केंद्र है, कथक केंद्र है। तो वो बहुत अट्रैक्टिव आकर्षण उसका ऐसा रहा कि फिर वो छूट नहीं पाया, चाहे घर से डांट पड़ी या उनको पता भी लगा घर में छोटा है, चलो कोई बात नहीं अभी पढ़ रहा है, ये वो, तो ये सब हमारे फेवर में होता चला गया। तो एक्टिंग मेरे लिए तो जीवन ही है साहब। अगर मैं ये कहूँ कि वो जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली 87 में, तब मैं 5 साल थिएटर कर चुका था वहाँ। और तब ये लगा कि अब करना क्या है ज़िंदगी में। घर वाले तो डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, वो उतना तो दिमाग था नहीं हमने। लेकिन थोड़ा इसने थिएटर ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया, अनजाने में, हमें नहीं पता था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्या होता है, और वो कॉन्फिडेंस दिया, वो सारी चीज़ें दी। तो मैं ये छोड़ नहीं पाया, और फिर इसको मैंने एज ए प्रोफेशन लेना शुरू किया कि भाई अब अगर इसमें कुछ करना है तो इसको सीखना तो पड़ेगा ना। तब वो मतलब छोटे से शुरू करते हैं, एमेच्योर थिएटर कर लिया, अभी एक्टिंग कोर्स करते हैं, चलो श्री राम का करते हैं। पहले फुर्सत बहुत थी ऐसी, हमें कोई बॉम्बे। आपने चूँकि ढेर सारा प्रशिक्षण लिया है, श्री राम सेंटर में रहे, आप एनएसडी में रहे। कुछ लोगों की राय है कि एक्टिंग की प्रतिभा तो जन्मजात होती है, लेकिन आपने प्रशिक्षण से जो अनुभव प्राप्त किया उसके आधार पर क्या कहेंगे कि क्या प्रशिक्षित किया जा सकता है किसी व्यक्ति को? किया जा सकता है, लेकिन कला एक ऐसी चीज है, वो आपके अंदर होनी बड़ी जरूरी है। आपको चाहे पता हो चाहे ना पता हो, चाहे और कला जो है वो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कमर्शियल आर्ट हो, चाहे वो डांस की फॉर्म हो, चाहे वो स्कल्पचर बनाने का हुनर हो, पेंटिंग बनाने का हो, वो कला आपके अंदर होती है। आप उसको पहचानते हैं, उस तरफ उसको बढ़ावा देते हैं, तो आप थोड़ा सा निखर जाते हैं, पॉलिश हो जाते हैं। उसमें पॉलिश होने में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एमेच्योर लेवल पे नहीं पता लगती, जो उसकी गुणवत्ता है या उसकी जो पढ़ाई है, उससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ये पता लगता है कि क्या क्या हो चुका है। नाटक किसी के देखना, या फिर उसके बारे में पढ़ना, संस्कृत नाटक के बारे में पढ़ना कि यार ये 10,000 साल पहले
2000 साल पहले भी ऐसा हुआ था, या ग्रीक थिएटर के बारे में पढ़ना कि तब ऐसा होता था, फिर वो रिफॉर्म होके ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो आज का जो थिएटर है उसकी जर्नी इतनी लंबी है, तो उससे जब आप जुड़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर, जैसे आप पत्रकार हैं तो पत्रकारिता के बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो खाली सवाल जवाब करना ही पत्रकारिता है वो नहीं है। तो ये आपके अंदर एक हुनर है, फिर आप इसको सीखते हैं। दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं उन्होंने क्या क्या काम किए हैं उनको सीखते हैं, तो उससे एक ज्ञान प्राप्त होता है। उससे एक ये चीज़ आती है कि भाई ये तो इन्होंने कर लिया, मैं नया क्या करूं। तो मुझे लगता है कि प्रशिक्षण जो है वो एक ऐसी चीज़ है। मैं हमेशा लोगों से ये सवाल, अपने साथ के लोगों से, कि हम पढ़ते क्यों हैं, पढ़ाई हमें क्या सिखाती है। तो कोई नहीं, हमें ये हो जाता है, हमें नॉलेज मिलती है, ये मगर नहीं, बेसिक्स क्या है। भाई मैंने कहा आपने ग्रेजुएशन की है, इस साल में की है, इस साल में की है, इससे पहले भी उसी सब्जेक्ट्स पे लोगों ने ग्रेजुएशन की है, आपके बाद भी की है, तो आप नया क्या पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली कोई भी एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट है वो हमें हिस्ट्री सिखाता है। आप अगर ध्यान से देखें तो कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज, एनी मेडिकल कॉलेज और समथिंग, वो सिखाता है जो हो चुका है। और वो जानने के बाद आप ये फाइंड आउट करते हैं कि अब मैं नया कैसे करूं। तो वो नया करने के लिए बीवी कारण साहब हमें बहुत अच्छी बात कहते थे, हमारे गुरु थे, कि हर आदमी थिएटर शुरू करते एक्सपेरिमेंट की बात करने लगता है, एक्सपेरिमेंटल थिएटर करूंगा। तो वो ये कहते थे सिंपल सी, कि अगर आप एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक हैं, आपको जो पता ही नहीं ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इनको मिला के आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर लो। पहले तो ये जानना पड़ेगा ना किसके मिलाने से क्या हो सकता है। तो वो जरूरी है। जब ये आप जान लेते हैं ज्ञान से कि ये हो चुका है, इसका ये मतलब होता है, उसका ये मतलब होता है। जब आपको यक्षगान शैली पता लगेगी तो ही आप उस शैली को शेक्सपियर के साथ मिला के प्ले कर पाएंगे। या छाऊ जब तक आप सीखेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो उस छाऊ शैली में कोई अगर नाटक करना है, हिंदी का लिखा हुआ नाटक, उसके अंदर अडेप्ट करके, तो तभी कर पाएंगे ना जब आपको छाऊ या ऐसी चीज पता हो। और आपको पता है नहीं कुछ और आप एक्सपेरिमेंट करने लग गए तो ब्लास्ट ही होगा। जी। लेकिन अगर किसी को आपके इतना मौका नहीं मिल पाया हो प्रशिक्षण का, और फिर भी एक महत्वाकांक्षा हो उसकी अभिनेता बनने की। हाँ, तो ये जो क्या होता है कि प्रशिक्षण जो केंद्र हैं, जो स्कूल कॉलेजेस हैं, उसका भी मुझे एक आइडिया आया कि भाई ये क्या देता है आपको। आप 24 घंटे वही काम कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या है कि जो आप बाहर 10 साल में सीखेंगे वो शायद 3 साल में सिखा दे, इतना ही फर्क है। सीख आप बाहर भी सकते हैं, वहां आपको एक मौका दिया जाता है, एक प्रोमाइसिस दी जाती है जहां सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ जाइए, कुछ भी करिए, इधर चले जाइए, कॉस्ट्यूम ले लीजिए, वहां चले जाइए, कोई पेपर ले लीजिए, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। और आपको ना जीवन व्यापन की समस्या होती है, कैंटीन है, आपको पैसे दिए जा रहे हैं, खाइए पीजिए, सिर्फ सीखिए। तो स्कूल कॉलेज भी यही करते हैं। उसके साथ साथ अब बाहर अगर आप थिएटर कर रहे हैं या एमेच्योर लेवल पे कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आपका टाइम बाइफरकेट हो जाता है। आपको सुबह उठने जाना है, फिर आपको सर्वाइवल की भी प्रॉब्लम है, फिर आपको काम भी करना है, फिर आपको, तो वो फिर सीखने का जो दायरा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूट में, खासकर एनएसडी या और बाकी जो चंडीगढ़ का इंस्टीट्यूट है या राजस्थान यूनिवर्सिटी में है, मेरी बैचमेट ही उसकी हेड है, और लखनऊ में है, बीएनए है, ये आपको एक जगह, एक प्रोमाइसेस और वक्त देते हैं कि भाई आप 24 घंटे यही करिए और वहीं रहिए। सबसे बड़ी बात ये है। तो आप एक 3 साल, 2 साल, 1 साल एक ऐसे दायरे में रहते हैं, बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं आप, लेकिन उसके अलावा आप कुछ नहीं सोच रहे। तो आपका 10, 12, 15 साल का जो स्पैन है वो 1 साल या 2 साल में सिमट जाता है, मेरा ये मानना है। हाँ, लेकिन सवाल मेरा फिर भी रह गया कि जिनको ये सुविधा नहीं मिल पा रही है, हाँ, वो देर वे से कैसे करें। वो
सीखें, बाहर सीखें, किसी से भी सीखें, मिले लोगों से, लोगों के काम देखें, उनसे बातचीत करें और प्रैक्टिकली अपना उसको रियाज करते रहें। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मतलब मुख्य चीज है कि सीखना तो पड़ेगा आपको। सीखना तो पड़ेगा ना, बिना सीखे हाँ। आप देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है कि डॉक्टर के घर में पैदा हो के आप डॉक्टर नहीं बन सकते, कारपेंटर के घर में पैदा हो के भी आप कारपेंटर नहीं बन सकते, आपको सीखना पड़ता है ना वो। तो अब मेरा बेटा इंजीनियर बन जाएगा क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, ऐसा नहीं, उसको पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो फिर एक्टिंग या कला के बारे में आदमी को कहता है कि अरे एक्टिंग तो कर लेते हैं ना, उसकी भी चीजें हैं सीखने वाली। अच्छा, जो थिएटर प्रशिक्षित अभिनेता हैं या थिएटर करके आए हैं, मैंने मुंबई में ऐसे कलाकारों को देखा है कि किरदारों के प्रति उनका अप्रोच बिल्कुल अलग किस्म का होता है। जैसे आमतौर पर लोग कहते हैं कि निर्देशकों की ये शिकायत होती है कि यार बहुत पूछते हैं वो, कुछ भी दे दो कोई रोल तो वो कहाँ से आया है, क्या करता है, क्या बैक स्टोरी है, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हो जाती है उनके लिए। तो वास्तव में आपने भी ये तरीका अपनाया है या कुछ और तरीका है आपका? हर किसी का ना काम करने का अपना तरीका उसे बनाना पड़ता है। कुछ तो ये होंगे कि भाई ये कौन है, क्यों आया, कैसे आया, कि वो कहीं ना कहीं वो शो हो जाता है कि भाई मैं एक जानकार आदमी हूँ तो मुझे ये इंफॉर्मेशन चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिखी भी है ना, तो उससे पता लग जाता है कि ये आदमी कौन है, कहाँ से आया, तो पूछने की जरूरत नहीं। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से डायरेक्टर को कन्विंस नहीं हो रहा है डायरेक्टर, तो वो बताएगा आपको मुझे इसमें ये चाहिए। अदरवाइज क्या है कि आप एक अपना एक प्री प्लान, उसके बारे में जानकारी। अब जैसे इतना करने के बाद ये आदत हो गई है कि अगर हमको पहले जब कोई रोल देता है तो मैं सुनता रहता हूँ, ये है, ये है, ये है, ये है, अच्छा, ओके ओके। तो कभी भी कोई मुझे स्क्रिप्ट सुनाता है या सीन सुनाता है, तो क्योंकि आपका कैरेक्टर उसने ऑलरेडी आपको सुना दिया है, ठीक है, अब आप उस पर काम करना आपका काम है। उसने बता दिया कि ये ऐसा आदमी है, मैं चाहता हूँ इस तरह का आदमी है, या बहुत कम बोलता है या बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत हंसता रहता है, या कुछ भी ऐसा उन्होंने एक बेसिक बता दिया। उसके आसपास आपने अपना मॉडल बना लिया और बना के जब आप उसके सामने जाके परफॉर्म करना शुरू करते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे करेक्शन हो जाता है। उसमें ज़्यादा बात करने या पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये एक्टर का काम है कि आप उसके स्केलेटन पे गोश्त चढ़ा के दिखाएं। वो ऐसा, यही प्रॉब्लम है कि अगर जैसे हम लोग रिहर्सल वगैरह कभी प्ले करते हैं तो उसमें एक्टर आ जाते हैं तो बोलते हैं हाँ जी बताइए क्या करना है। मैंने कहा ये रोल करके दिखा और क्या करना है, कैसे करूं। तो मैंने कहा ये तो वो वाली बात होगी कि कारपेंटर को बुला लिया और बोर्ड लकड़ी सब मंगा ली, अब वो पूछ रहा है कि काटूं कैसे। ये तो आपको बेसिक तो आना चाहिए ना कि अगर कोई प्ले है उसको शिद्दत से पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए इसमें क्या गुंजाइश है, आप कैसा कर सकते हैं, आप इसमें क्या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। हर चीज डायरेक्टर बताएगा तो फिर आप एक्टर क्यों हैं, फिर तो धोबी का रोल में धोबी से ही करवा लूँ, वो ज्यादा अच्छा करेगा। तो मेरा ये मानना है। कई बार ऐसा होता है कि भाई तुम ठीक नहीं कर रहे हो, क्या ठीक नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यही तो पता, इसी के लिए ट्रेनिंग होती है कि यहाँ किस परमाइश में किस कैरेक्टर के साथ क्या ठीक नहीं हो रहा, ये कैसे कह रहे ठीक नहीं, तो ठीक होता क्या है, इसी की जानकारी के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है, इसी बात को डिफर करने के लिए ट्रेनिंग चाहिए होती है। आप अपने हिसाब से किसी कैरेक्टर को कर लेंगे, लेकिन उसका जो एक फ्रेमवर्क है पूरे प्ले का, उसमें आप सही फिट कैसे होंगे, इसी के लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जी। अच्छा, आप हमेशा पर्दे पर चाहे जैसा भी किरदार हो इतने सहज रहते हैं। बाकी कलाकारों को हमने देखा है कि उनकी मेहनत भी दिखाई पड़ती है पर्दे पर। आपके जो कठिन किरदार हैं वहाँ भी मेहनत नहीं दिखाई पड़ती है, तो ये सहजता कैसे विकसित किया आपने? ये बहुत बहुत रिहर्स या बहुत काम करने के बाद आ जाती है।
आपने इतना थिएटर किया, आपने अलग अलग विधाओं में काम किया, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो स्टेज हो, चाहे वो स्क्रीन बड़ा वाला हो, पर्दा, और इन सब में काम करने के बाद आपका जो सीखते रहने की जो ललक है, या अच्छा ये डायरेक्टर है, ये क्या किस तरह से काम करता है, ये कैमरामैन है, वो चलो, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन है, तभी फ्लोर पे गई ये चीज़। पर आपका अब आपकी बारी है, तो होता क्या है कि वो सहजता आती है। जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे आइसबर्ग, वो इतना सा ऊपर होता है, वो इतना बड़ा नीचे होता है, तो हम उसको कहते हैं ये परफॉर्मेंस है, ये रिहर्सल है। ओह, तो इट्स बेसिकली दैट, वो इतना काम करके आप आए हैं, तो वो इतना सा ही दिख रहा है बस, अभी है नीचे बहुत। तो मैं ऐसे समझने की कोशिश करता हूँ। तो वो सहजता, शुरू में घबराहट थी, वो घबराहट परफॉर्मेंस की नहीं थी, वो घबराहट थी मैं नई जगह पे हूँ, ये कैसे सोच रहा होगा, वो कैसा सोच रहा होगा, है ना, सही दे पा रहा हूँ शॉट के नहीं, घबरा रहे हैं, पाँव कांप रहे हैं। लेकिन उस स्टेज से निकल गया, तो इस बेसिकली कि अब तालाब में धकेल दिया, अब तैरना तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो डूब जाएंगे। तो ये वो वाली बात है। जी जी जी। तो सहजता तो आ जाती है, सहजता धीरे 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 धीरे, इतना रिहर्स जीवन में आपने की, 30-35 साल हो गए, तो आदमी इतना सहज हो जाता है। उसके लिए कोई टेक्निक नहीं है, उसके लिए नहीं, सहज रहने के पीछे कोई मेथड नहीं है। नहीं होता है। ओके। रिलैक्स रहिए, आप जैसे हैं वैसे रहिए, लेकिन उस रिलैक्सेशन में भी आपको एक कैरेक्टर, इरफान भाई थे, वो कितने सहज से, और नसीर भाई हैं, ये सब, ओमपुरी साहब इंटेंस कैरेक्टर भी कर रहे हैं तो भी सहज हैं। तो ये बेसिकली एक्सपीरियंस से आता है। लेकिन आपके एनएसडी का ही उदाहरण लूँ मैं, चाहे नसीर भाई हो, इरफान हो, और भी लोगों, बाहर से आए मनोज हो जो एनएसडी के नहीं है, इन सभी को गौर से देखिए तो इनमें एक खास किस्म की संवाद अदायगी है जो इनके हर किरदार में नजर आती है। आप में वो चीज़ नहीं है। तो उसमें क्या है कि आप एक अपनी एक स्टाइल में, अब मैं अवगुण नहीं मान रहा हूँ, और मैं जो एक जैसा कर रहे हैं अदायगी, वो भी अवगुण नहीं है, वो उनका एक तरीका है। लेकिन क्या है कि मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि भाई जब कोई कैरेक्टर है तो वो किसी तरह से, हर आदमी अलग तरह से बोलता है, हर आदमी अलग तरह से चलता है, हर आदमी, तो मुझे छोड़ के बाकी सब कैरेक्टर है। मैं ये मानता हूँ दुनिया में कि आप लोग, कि आप कैसा इतना नया, इतना डिफरेंट कैसे कर लेते हैं। भाई नेता है, पुलिस ऑफिसर है, तो पुलिस ऑफिसर तो 1 लाख है, तो 1 लाख कैरेक्टर है ना फिर। तो दुनिया में हर आदमी आपके लिए कैरेक्टर। जो हमारे थिएटर में, एनएसडी में क्लासेस में हमको पढ़ाया जाता है ऑब्जर्वेशन, कि आप ऑब्जर्व करके आइए, तो हम कुछ तकरीबन 4 महीने का वर्कशॉप था हमारा। एक विदेशी टीचर आए थे फर्स्ट ईयर में, तो उन्होंने 2-3 दिन कुछ ऐसी एक्सरसाइज वगैरह कराई, और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी दिखे इंटरेस्टिंग उसको देखते रहो और वो आके परफॉर्म करो, बस। 4 महीने वो करे तो ऐसी आदत पड़ गई ऑब्जर्व करने की कि बस अब चलते चलते याद हो जाता है, अच्छा ये ऐसे चल रहा है, अच्छा इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है, अच्छा ये ऐसा है, अच्छा, तो वही हम इनपुट डालते रहते हैं। तो मंडी हाउस के आसपास का कनॉट प्लेस से लेके आईटीओ, इंडिया गेट तक का एक आदमी नहीं छोड़ा था हमने 4 महीने में जिसको ऑब्जर्व करके परफॉर्म न कर दिया। अरे वाह। चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे आइसक्रीम वाला हो, चाहे ढाबे पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे मंडी हाउस के कैंटीन में बैठे लोग आपस में बात कर रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जाके उसको परफॉर्म कर दिया। तो वो एक जो आदत पड़ी, वैसी पड़ी कि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग मिले, जेस्चर्स देखे, और कोई लड़ाई कर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, सब हर तरह का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करके फिर बाद में धीरे धीरे हम उसका फरमाइशेस क्रिएट करने लगे कि ये ढाबा बना रहा है, ढाबे पे रोटी बना रहा है, यहाँ पे खुजा भी रहा है, लगा रहा है, हाँ भाई पसीना भी डाल रहा है आटे में। वो उस तरह का फिर हम पूरा उसका सेट लगा के करने लगे। तो ये डिफरेंस मुझे लगता है उस वजह से है। और दूसरे, आप इसको डिफरेंट करना चाहते हैं एज एन एक्टर, आप किसी
एक खास स्टाइल पसंद आने लगा लोगों तो फिर उससे आप छूटते नहीं हैं। और मेरा ये मानना है कि जो बोल रहे हैं वो सुनाई देना चाहिए, जो कह रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। लेकिन आज कई सारे एक्टर्स हैं जो करके चले तो डायलॉग ही समझ नहीं आता क्या हो। हाँ, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो कन्वर्सेशनल रखना चाहते हैं, वो तो हम पारसी conversation- थिएटर नहीं करना चाहते, अरे वो भाई, ओवर द टॉप नहीं जाना चाहते। हम कन्वर्सेशन नहीं कर रहे क्या? मैं कोई बात कह रहा हूँ, आप मुझसे बातचीत कर रहे हैं, मेरी बात ही समझ नहीं आई तो आप करेंगे क्या इस वीडियो का? आप दुनिया में देखिए, यहाँ पे आदमी जा रहा है, चल रहा है, जोर जोर से बात कर रहा है, वो कौन सा पारसी थिएटर कर रहा है? यहाँ तक आवाज आ रही है। पारसी थिएटर कह देना एक अलग बात है, होता तो सब रियलिटी में है ना। रियल जो सच है, जो सच्चाई है, दिख रही है, उसी पे बेस्ड है सब। थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, थोड़ा सा और अंडर। अब बिल्कुल ही ऐसा करें, जैसे एक बार मैं प्ले कर रहा था, हमारे ही सीनियर मित्र थे पुराने से, जानते हैं, तो सैमुअल बेकेट का प्ले था एंड गेम। अब वो एंड तो सैमुअल बेकेट साहब के वेटिंग फॉर गोडो, एंड गेम, केयर टेकर, इस तरह के प्ले हैं, समझ ही नहीं आते क्या लिखा है और लिखा क्यों है। अब वो प्ले करना भी है तो करना है तो कुछ तो समझ में आना चाहिए। जी। अगर ऑडियंस सिर पीट के बाहर निकले तो फायदा क्या है, मुझे बताइए। उन्होंने भी किसी प्रमाइसिस के अंदर वर्ल्ड वॉर में जब देखा कि रिश्ते भी टूट गए, फाइनेंशियल भी टूट गया, दुनिया में कुछ है ही नहीं, एब्सर्ड है सब, कोई किसी को मार देगा यूं ही, एक बात पे गुस्सा आ गया, लड़ाई शुरू हो गई, मार दिया, सब खत्म कर दिए, तबाह बर्बाद हो गए। हैं क्या फिर? क्यों है हम घूम फिर के कुछ बात ही नहीं कर पा रहे हैं, इमोशनल वैल्यू खत्म हो गई है। ये तो इस ट्रॉमा से निकल के उन्होंने वो प्ले लिखे हैं, और वो ट्रॉमा पहुंचना तो चाहिए, और उसमें कोई गमगीन भी होगा, कोई हंस भी देगा। तो डॉक्टर साहब बोले यार हंसी आ रही है लोगों को। मैं कहा आने दे, क्या प्रॉब्लम। कितनी सैमुअल बेकेट एब्सर्ड है। तो मैंने कहा यार हम क्यों कर रहे हैं नाटक? हम इसलिए कर रहे हैं ना कि ये प्ले समझ में तो आए क्या कहना चाहता है। और जब हमने ड्रामा स्कूल में परफॉर्म किया तो जो स्टूडेंट्स थे उस वक्त, उन्होंने कहा कि सर आज पहली बार समझ में आया नाटक, 50 बार पढ़ लिया, समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। तो मैंने कहा इतना तो हम कर पाए शायद कि लोगों को, स्टूडेंट्स को ये लगा कि यार ये नाटक तो ये कहना चाह रहा है, चाहे वो हमारा उतना सच ना हो जो हमने पहुंचाया है, पर कुछ तो पहुंचा। एब्स्ट्रैक्ट या एब्सर्ड प्ले के नाम पे आप जो है अपना सर भारी करके ले आए बाहर, तो मैं नहीं समझता कि ये कोई, उसकी अपनी एक सोल है। नाटककार ने क्यों लिखा है, राइटर ने क्यों लिखा है, कोई तो समझ होगी उसको, जी, कुछ तो होगा। तो ये चीज पहुंचाना बड़ा जरूरी है। आप अपने लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की स्पीच ही समझ नहीं आती, चाहे वो कितना भी जोर से बोल लें। तो अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, उसको मैं कह दूं कि आप हैं तो बहुत कमाल के, लेकिन अब क्या करूं, समझ ही नहीं आया। तो वो बड़ा मुश्किल है। अच्छा, आपके यहाँ से एनएसडी से आए अभिनेताओं में ऐसी क्या खास बात है कि वे दिखाई पड़ते हैं, सुनाई पड़ते हैं और समझ में भी आते हैं? और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत प्रभावित किया है हिंदी फिल्मों की अभिनय शैली को। तो वो फ़र्क क्या है जो उन्होंने पहुंचाया है यहाँ? मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है थिएटर वालों का, थिएटर करने वालों का, खासकर आउट ऑफ महाराष्ट्र, नॉर्थ कह लीजिए या साउथ की तरफ कह लीजिए या कैलकाटा की तरफ कह लीजिए, हालांकि कलकत्ता या वेस्ट बंगाल का जो अपना प्रोमाइसिस है, वहाँ पे कमर्शियल वैल्यू बहुत है, चाहे वो थिएटर हो। सीरियस थिएटर में कमर्शियल वैल्यू है,
लोग टिकट देख के थिएटर देखना पसंद करते हैं। ऐसे महाराष्ट्र में भी है, लोगों को मराठी सीरियस थिएटर टिकट लेके देखना पसंद करते हैं, उनकी आदत है। तो हम लोग श्री राम रेपेट्री में थे, वामन केंद्रे साहब हमें प्ले कराने आए, तो उन्होंने कहा था कि महाराष्ट्र का आदमी अपने घर के बजट में थिएटर टिकट का पैसा रखता है, तो उनको आदत है पैसा देके परफॉर्मेंस देखने की। नॉर्थ में नहीं है ऐसा, नॉर्थ में सब फ्री 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 फ्री, तो वो कल्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ। अब उसकी वजह ये हुई कि वहाँ थिएटर करने वाला आदमी कमर्शियली नहीं सोचता, और दूसरे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको टेक्निक तो बता देते हैं, इमोशन पे ज़्यादा काम होता है, इनर सोल किसी कैरेक्टर की या एक्टर को कैसे एक रोल में घुसना है। 24 घंटे आप वहीं हैं और आपको कमाई की कोई फिक्र नहीं है, पैसा आपको मिल रहा है, यू आर रिलैक्स फ्रॉम एवरीवेयर। एंड नाउ आपको अगर रियल करने का ज़्यादा सिखाया जाता है। अगर 2 शो है जैसे आज, और कैरेक्टर है वो 4 दिन से सोया नहीं, तो मैं 4 दिन सोता नहीं, इट इज़ लाइक दैट। तो वो जो डिटेल है वो फिल्म इंस्टीट्यूट्स में कम है, उसमें टेक्निकल ज़्यादा है, इसका क्लोजअप में कैसा बोलना है, वाइड में कैसा बोलना है, वो सब है। लेकिन वहाँ स्टेज है, आप जेस्चर छोटे भी करते हैं बड़े भी करते हैं, और तो वो जो आपकी मनस्थिति बनाने की जो ट्रेनिंग है वो शायद थिएटर में और थिएटर इंस्टीट्यूट्स में ज़्यादा सिखाई जाती है, क्योंकि उस पर आपका कमर्शियल प्रेशर नहीं है। टिकट बिकते हैं, ठीक है, रेपेट्री के टिकट बिकते हैं, इसके बिकते हैं, लेकिन वो ऑटोनोमस बॉडी है, पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, तो वहाँ उतना वो प्रेशर नहीं है कि भाई मेरा प्ले हिट होना चाहिए। तो जब इस ट्रेनिंग से आप निकल के आते हैं और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं, कहीं आते हैं, तो आपकी ट्रेनिंग आपके साथ रहती है। अब वो कितना भी कर लीजिए वो छूटती नहीं, वो आदत पड़ चुकी है आपको। तो मुझे लगता है वो डिटेलिंग जो होती है उसमें ऐसा नहीं है कि एफटीआई या और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, फिल्म ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे एक्टर नहीं निकले, बहुत निकले। लेकिन मुझे लगता है वो जो डिफरेंस आपने पूछा वो ये है कि शायद वहाँ रस थियरी और ये सब पढ़ाना, आप हैं अच्छे एक्टर, आपको टेक्निकली थोड़ा सा साउंड कर देते हैं, ऐसा मुझे थोड़ा फील होता है। जब एफटीआई का दोबारा एक्टिंग कोर्स शुरू हुआ था तो हमारे मित्र थे रवि बसवानी, तो वो मित्र तो कहने लगे भी ऐसे ऐसे मुझे ऑफर आया है, करते हैं कुछ, तो थिएटर का इनपुट डालते हैं वो। तो हमने फिर उसको, मैंने और रवि साहब ने स्पीचेज ये वो सिलेबस थोड़ा बनाना, क्या क्या पढ़ाना चाहिए, तो 1 महीने का 6 महीने का शुरू होते होते फिर साल भर का भी हो गया है। तो उसमें जो थिएटर का इनपुट है वो रवि भाई और हमने मिलकर डाला, पहले नहीं था वो, कि थिएटर गेम्स खिलाए जाए, थिएटर वर्कशॉप्स की जाए, प्ले किया जाए, और साथ साथ उनको कैमरा वगैरह के हिसाब से भी। तो अब कुछ एक्टर वहाँ से निकल के आए अच्छे, राजकुमार राव है या ऐसे इस तरह के लोग हैं, तो जो समझ पाए, या और 1-2 लोग हैं जो थिएटर की ट्रेनिंग से थोड़ा सा गुजर के आए हैं। तो मुझे लगता है वो डिफरेंस बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उससे पहले क्या स्टाइलाइजेशन एक चीज़ होती थी कि देवानंद साहब की तरह कर लें क्या, राजेश खन्ना साहब की तरह कर लें क्या, अमिताभ बच्चन साहब की तरह कर लें क्या, तो स्टाइल ही ढूंढते रहे। बहुत सारे राजेश खन्ना आपको मिले, दिखाई पड़ेंगे, दिखाई पड़े। अब क्योंकि राजेश खन्ना हर किसी के साथ तो काम नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े सुपरस्टार थे, तो वो फिल्में उन जैसे दिखने वाले, और तो उसमें आपको कोई ऐसा बहुत एक्टिंग की गहराई नहीं दिखेगी, आपको एक स्टाइलाइजेशन, एक प्रेजेंटेशन दिखता है। तो वो फिर एक आदमी के ऊपर है वो कैसा सीखते हैं। बच्चन साहब ने अपने आप बहुत ट्रेन किया, अलग अलग तरह के काम किए, अलग अलग तरह के रोल किए, और सोचने समझने वाले दिलीप साहब थे, तो गुरुदत्त साहब, ये जो आपकी सेल्फ ट्रेनिंग आप चलते चले जाते हैं,
तो वो बड़ा ज़रूरी है, उससे निकल आता है। तो यही डिफरेंस मुझे लगता है कि थिएटर के लोगों ने इनपुट दिया है। अभी आपने चंद नाम लिए, तो उसमें और भी नाम हो सकते हैं, लेकिन आपके आदर्श कह लें, या कई बार होता है कि हम भी ऐसा कुछ करें या ऐसा मौका हमें मिले, तो ऐसे कौन से आदर्श रहे हैं आपके? देखिए, जब फिल्में देखते थे तो स्कूल कॉलेज में, तो कभी भी बम्बई के बारे में सोचते नहीं थे। क्यों? हमें लगता था, बड़ी लिमिटेड सोच थी कि बम्बई में तो कोई हमारा रहता नहीं है, तो इसलिए वहाँ तो जा नहीं सकते। तो कभी ऐसा था ही नहीं कि घर से निकल के बाहर कहीं और जाएं और ये सब जाएं। तो आई ट्रेन माई सेल्फ, लाइक मेरे एनएसडी में ज्वाइन एडमिशन लेने का 50% रीजन था कि मैं कभी हॉस्टल में नहीं रहा, और तो 50% था ही कि घर से अलग, हालांकि बहुत दूर नहीं है, 7-8 किलोमीटर ही दूर है मेरा घर है एनएसडी से, 10 किलोमीटर। पर फिर भी वो अपने आप को इतना बिजी रखना, आप रखना चाहते हैं अपने आप को बिजी, आप रख सकते हैं, नहीं रखना चाहते तो एनएसडी में 3 साल भी भारी लगते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप सीखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं। तो क्या आप सवाल पूछा था? कौन आदर्श रहे आपके? आदर्श, तो आदर्श क्या हुआ कि जब हम मंडी हाउस में थिएटर करना शुरू किए, तो नामदेव भाई रेपेट्री में हैं, रघुवीर यादव साहब रेपेट्री में हैं, और अनंग देसाई रेपेट्री में है, डॉली दी एनएसडी रेपेट्री में है, हेमा सिंह है, सीमा विश्वास बाद में आई। इन सबको तो मैंने स्कूल में फर्स्ट ईयर से लेकर 3rd ईयर तक देखा है, और एनएसडी के कुछ प्लेज हम देख रहे हैं, 2nd ईयर के, फर्स्ट ईयर के। फर्स्ट ईयर से जब दूसरा प्ले देखते हैं, 2nd ईयर में आते हैं वो लोग, तो एक डेवलपमेंट दिखता है उनकी परफॉर्मेंसेस में, उनकी अदायगी में। तो लगता था ऐसा कब हो पाएगा हमसे। एम के रैना साहब ने अंधायुग किया था रेपेट्री के साथ, तो बहुत चर्चित रहा था। उससे पहले किया था अलकाई साहब ने, उसके कुछ साल बाद, 20 साल बाद, और नामदेव भाई ने किया था उसमें अश्वत्थामा, और ऐसा ग्लोरियस परफॉर्मेंस था वो सब पूरा प्ले, तो भूख ही ना लगे 2 दिन तक। और फिर आप परफॉर्मिंग आर्ट्स देख रहे हैं, भीमसेन जोशी गा रहे हैं। मैं थोड़ा सा भारतीय कला केंद्र में कुछ एडमिशन लिया था मैंने, तबला वबला थोड़ा सीखने के लिए, तो हमें पास मिल जाता था, स्टेज पास। अब सोचिए कि अब कमानी का ऑडिटोरियम का 40 फीट लंबा स्टेज, अब उस पर इतनी जगह चाहिए होगी भीमसेन जी और उसकी टीम को, बाकी खाली स्टेज पे स्टेज पास दिए जाते थे स्टूडेंट्स को। तो हम यहाँ बैठे, भीमसेन जी गा रहे हैं, क्या करोगे आप? आपको लगता है ऐसा कैसे गाते थे, ऐसा कैसे कर लेते हैं? तो जो आदर्श है वो कोई एक्टर नहीं रहा कभी, जो परफॉर्मेंसेस हैं वो आदर्श नहीं कि यार ये ऐसा कैसे कर लेते हैं। तो उन चीजों ने ट्रेनिंग की तरफ रुझान कराया, कमाल कर रहे हैं, इतना लंबा रोल, इतना अच्छा, इतना मुश्किल। तो वो जो चीजें थी, और फिर जैसे जिन लोगों ने राजेश विवेक साहब का अश्वत्थामा देखा था, उन लोगों ने जब इनका देखा तो उन्होंने कहा ये उसका 20% है। तो हमारे लिए जो 200% था वो उनके लिए 20% था, तो उन्होंने क्या किया होगा फिर? तो ये जो कंपैरिजन है वो आदर्श बना कि यार ऐसा करूं कुछ, ऐसा हो कुछ कि लोग अशश करें, लोग सदियों याद रखें। तो कुछ 2-3 परफॉर्मेंस ऐसा करने का, 4-5 परफॉर्मेंस करने का मौका मिला जो लोग आज भी याद करते हैं, विच इज 93-92 में उत्तर रामचरित, सन्ना साहब ने जब बाबरी मस्जिद नई नई टूटी थी, उस सिलसिले में किया था कि राम कैलेंड्रिकल इमेज एंड रियलिटी। तो 10th सेंचुरी का एक प्ले है, भवभूति राइटर थे उसका हिंदी ट्रांसलेशन को मिल गया था, तो उसमें काफ़ी संगीत, गाने, म्यूजिकल, क्योंकि हर डायलॉग के बाद 2 लाइन का एक गाना, 3 लाइन का ऐसा बातचीत।
तो उसको जब हमने किया तो लोग रो रो के निकले बाहर। हाँ। राम का रोल किया था मैंने। और किस नाम से हुआ था वो प्ले? उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, ओके। इसी नाम से है वो पूरा। जी जी जी। उत्तर रामायण का जो पार्ट हाँ है, समझ गए। तो उसके ऊपर तो वो क्योंकि 10th सेंचुरी का प्ले है तो उसमें राम एक राजकुमार के रूप में है, भगवान के रूप में नहीं है प्ले में, कि भाई ये राजा के पुत्र हैं, बहुत ही शालीन हैं, बहुत ही वो हैं, आदर्श पुरुष हैं, और ऐसे हैं और वैसे हैं। तो वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं सीता और उनको जंगल में छोड़ आते हैं, वो सब सारी चीज़ें हैं, वो सब है उसका। फिर उनका धरती में समाना और खुद सुसाइड करना, वो सारी चीज़ें ओके। उस लेवल पे। तो वो लोग वो तब प्लेज वगैरह रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू हो गया था, तो वो प्ले रिकॉर्डेड भी है और बहुत साल तक वो अभी भी शायद ऐसा रहता है कि एनएसडी से जो स्टूडेंट आते हैं, अब पास आउट हो गए 2011, 12, 13, 14, 20, 22, तो हमेशा अरे सर कैसे हैं आप? तो खाली फिल्मों की वजह से नहीं, क्योंकि वो उनको नाटक दिखाया उन्होंने जाता है। देखा है। ओह, तो वही मैं जाना कि जैसे उन सारे लोगों के लिए आप आदर्श हैं। मतलब हाँ। यू कैन से। फिर मैं रेपेट्री में था तो आइंस्टाइन मैंने एक प्ले किया था। आइंस्टाइन की लाइफ पे मोहन महर्षि साहब ने, वो जिन्होंने वो देखा है या रिकॉर्डिंग देखी है, जिन्होंने लाइव परफॉर्मेंस देखा है, वो तो बहुत सारे लोग बाद में मिलते थे जो मंडी हाउस में थिएटर करते थे, नहीं अपने आप को उस तरह से टेक्निकली ट्रेन स्कूल में कर पाए, पर 2-4 साल 5 साल के बाद माइग्रेशन मुंबई आ गया, तब यहाँ के पता लगता है। तो वो आपसे बात कर रहे हैं, कहते आपसे डर लगता था सर, आप अगर सामने से आ रहे तो हम क्रॉस करके उधर से चले जाते थे। तो ऐसा लोग बताते हैं, मतलब मुझे तो पता नहीं, हम तो जानते थे हाँ भाई ये भी एक्टर तो है। जैसी प्रतिक्रिया बाकी लोगों की आपके साथ है, आपकी कभी किसी के लिए ऐसी प्रतिक्रिया रही? हाँ, नामदेव भाई के लिए रही, जी जी। रघु भाई के लिए रही, इरफान भाई के लिए रही, क्योंकि इरफान भाई को मैंने स्कूल में भी देखा है और बाहर निकल के उन्होंने प्ले किया था उसमें भी देखा है। तो वो लगता था यार ये कैसे कर लेते हैं, उनकी प्रतिक्रिया नसीर भाई इन सब के प्रति थी, ये कैसे कर लेते हैं। हाँ तो ये सब ट्रांसफर होता गया, अगर आप एक अपने आप को एक सीरियस उसमें डालते हैं। जी जी जी। अदरवाइज तो ठीक है, वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, हम भी एक्टिंग कर रहे हैं। हाँ, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी वाली बात है। चलिए, तो आखिरी सवाल, नए अभिनेताओं को क्या सीख देना चाहेंगे? 2 चीजें जो बहुत लैक करती हैं, एक तो है पेशेंस, सब्र, और दूसरा है मेहनत। तो मेरा ये मानना है और मैंने ये देखा भी है, बहुत जल्दी में रहेंगे तो कुछ हासिल होता नहीं है। लोग ऐसे ऐसे भी हैं कि भाई आ गए बॉम्बे, अच्छा जी क्या किया है, थिएटर किया, कितना, एक नाटक किया, तो अच्छा ठीक है, एक नाटक भी कोई बुरा नहीं होता, लेकिन उसके बाद लगा वो पहले नाटक कर रहे थे उसमें लोगों ने बड़ी तारीफ कर दी तो मुंबई चले गए। यहाँ की पता लगता है तो आप तो समंदर में खड़े हैं, आपको पूछता भी कोई नहीं है। तो इतना तो काम करिए ना कि आसपास के 2-4 लोग 10 लोग आपको जानते हों कि यार ये अच्छा एक्टर है। वो अगर आ गए, जैसे मेरे साथ यही हुआ कि जो मंडी हाउस में थिएटर करते थे 82 से मैंने शुरू किया, 87 तक कुछ बहुत सारे लोग आ गए बम्बई। फिर उसके बाद मैं श्रीराम चला गया एक्टिंग कोर्स में, फिर 2-4 लोग आ गए। फिर मैं चला गया रेपेट्री में, फिर वहाँ से रेपेट्री में रहा 2 साल श्रीराम की, तो वहाँ से तब वो बैंडिट क्वीन वगैरह बनने लगी 90 में, मैं ड्रामा स्कूल चला गया। तो आदित्य श्रीवास्तव और ये सब लोग बैंडिट क्वीन करके, सौरभ शुक्ला वगैरह ये सब लोग करके बॉम्बे आ गए, निर्मल पांडे ये सब, अपना मनोज वाजपेयी, पूरी टीम के लोग। पैसा मिला, पैसे की ज़रूरत होती है, आके यहाँ स्ट्रगल करना शुरू किया। तो अब ये हमें देख चुके थे, हम इनके साथ के लोग हैं। मैं आया 97 में, तब तक ये एस्टेब्लिश भी हो गए, पर ये जानते तो है ना कि एक्टर है उसमें, चाहे वो तिशु एज ए डायरेक्टर और बाकी लोग जो बाद में यहाँ पे आके राइटर बने या एक्टर बने या डायरेक्टर बने, सब जानते हैं कि एक्टर है। लेकिन हाँ, अब उनको भी अपना ही मौका तलाशना है अभी, तो
तो आप इतना तो काम कर लीजिए कि आपके आसपास के लोग आपको जानने लगे एज एन एक्टर, और वो उसका सबसे अच्छा तरीका है थिएटर करना। जी और यहाँ पे क्या होता है कि आते ही हर आदमी सुपरस्टार बन जाने की ख्वाहिश तो रखता है, लेकिन और थिएटर करने की इच्छा भी रखता है। अब थिएटर में एक कमिटमेंट तो चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि अब अरे यार शूटिंग आ गई तो, अरे मैंने कहा ये तो बड़ी हाइपोथेटिकली तुम बात कर रहे हो, अगर शूटिंग आ गई तो, आई तो नहीं ना, तो इतना तो कमिटमेंट, शूटिंग आएगी तो उसके लिए आप जाओगे, थिएटर कर रहे हो उसके लिए टाइम नहीं दोगे। इसलिए हम लोग प्रोफेशनल थिएटर नहीं कर पाते हैं। इसकी वजह ये है कि जैसे उनको बोलो हाँ सर प्ले करा दो, सर प्ले करा दो, प्ले की रिहर्सल शुरू करे फिर आना बंद हो जाता है कि सर शूटिंग है सर, तो फिर शूटिंग ही करो। ये आपको कह सर हमारी क्लास ले लो, मैं क्लास लेने से नहीं होता है, प्रैक्टिकल करने से ट्रेनिंग होती है। खासकर आर्ट की ट्रेनिंग तो आपको प्रैक्टिकल ही करना, बगैर अभ्यास का नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना। और फिर एक्टिंग एक ऐसी चीज है जो अकेले में नहीं सीखी जा सकती, वो ग्रुप में सीखना बड़ा जरूरी है। ग्रुप के अंदर आप इससे मिल रहे हैं, उससे मिल रहे हैं, वो आपसे कुछ कह रहा है, आप उससे कुछ कह रहे हैं, तभी तो ट्रेनिंग होगी। जी जी। अकेले शीशे के सामने खड़े होकर सोलोलॉकी बोलने से नहीं ट्रेनिंग होती है। तो ये एक कलेक्टिव और जमावड़े का आर्ट है। आप पेंटिंग सीख सकते हैं अकेले, आप गाना सीख सकते हैं अकेले, आप म्यूजिक सीख सकते हैं, स्कल्पचर, एक्टिंग नहीं सीख सकते अकेले। ये मेरा फर्म बिलीव है। आप कर सकते हैं सोलो परफॉर्मेंस, लेकिन उसके लिए आप इतने बड़े रिहर्सल से निकल के आए हैं तो सोलो परफॉर्मेंस करेंगे ना। जी जी। पहली सोलो कर लेंगे तो आप तो एक पूरे के पूरे परिवार से कट गए, ये मेरा मानना है। चलिए, तो वो जो ट्रेनिंग का पार्ट है इसलिए बड़ा जरूरी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्टिंग को एक अलग चीज समझते हैं जिंदगी से, जो कि है नहीं। हमको दो चीजें सिखाई जाती हैं जब कोई कैरेक्टर करने के लिए, कि या तो बाहर से अंदर जाइए और या अंदर से बाहर आइए, बस यही है। आप रोज अपने घर में आप एक कैरेक्टर हैं, आपकी वाइफ है, आप उससे डिफरेंट तरह से बात करते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है उससे डिफरेंट हो जाते हैं, पिताजी के सामने एकदम डिफरेंट हो जाते हैं, माँ के सामने, बहन के सामने अलग हो जाते हैं, और सेल्फ में आप बिल्कुल अलग हैं। तो आप यही दिन में 5 कैरेक्टर कर रहे हैं, उसी को ऑब्जर्व नहीं करते। मेरा ये मानना है कि जैसे आप आए हैं, आपसे मेरा एक संबंध है, उस संबंध के तहत मैं आपसे बात करूंगा ना। आप मेरे कुछ लंगोटिया यार तो नहीं है, जो मैं अपने लंगोटिया यार से बात करूंगा वो आपसे शायद ना कर पाऊं, वही डिफरेंस हो गया ना। तो यही डिफरेंसेस हैं जो सामने भरे पड़े हैं, दिख रहे हैं, पर वो एक्टिंग आती है बस एकदम एक अजीब सा फॉल्सनेस आ जाता है। और इसको जब आप समझते हैं तो ही आप सहज हो जाते हैं। जी जी। चलिए, शुक्रिया आज के लिए, फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे। जी जी जी। और आज तो अभिनय पर हम लोग केंद्रित रहे।